वेलकम टू वंडर फिजिक्स। वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति चौहान। आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर का, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन ब्रॉड साइड और ऑन इक्वेटोरियल प्लेन और ट्रांसवर्स पोजिशन। मतलब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। राइट, यह हमने सपोज किया है कि ए बी जो है वो एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं। इसमें हमने ए पॉइंट पर चार्ज सपोज किया है माइनस क्यू और बी पॉइंट पर चार्ज सपोज किया है प्लस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और इस डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 2a, स्मॉल 2a, राइट। और यहाँ से इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट हमने मान लिया ओ है, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ओ से लेके पी तक की आर डिस्टेंस पर हमें पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे फाइंड करना है, राइट। इस पी पॉइंट पर यहाँ पर जो ये ओ पी है जिसकी डिस्टेंस आर दी हुई है, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये पी पॉइंट है ये दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में कैसी है, इक्वल है। दैट मीन्स वी कैन से ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हम कह सकते हैं, राइट। तो हमें ए पी और बी पी फाइंड आउट करना है। ये वाली डिस्टेंस हमें पता है आर है, ए बी का मिड पॉइंट है ओ, अगर ये पूरा 2a है तो इतना क्या होगा, ए होगा। और चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर मैं इन ट्रायंगल ओ पी बी में बात करूं, इन ट्रायंगल ओ पी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। इस वाले अगर मैं इसको एंगल थीटा सपोज करके चलती हूँ कि ये ए बी जो है वो थीटा एंगल पर है, तो ये थीटा एंगल है अगर, तो इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और पी बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर अगर पहले आर स्क्वायर लिख दूँ फिर ए स्क्वायर लिख दूँ तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो पी बी जितना है उतना ही क्या है हमारा, ए पी। तो यहाँ से हमने ए पी इक्वल टू पी बी जो इक्वल डिस्टेंसेस हैं ये फाइंड आउट कर ली। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह कितनी है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा था, माइनस क्यू चार्ज के कारण और प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है। अगर हम प्लस क्यू चार्ज के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं इस पी पॉइंट पर, तो हमें पता है हमने विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और अपॉन में डिस्टेंस यानी कि आर का स्क्वायर था, याद हो अगर आपको। ये किसी भी पॉइंट चार्ज पर, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे, फिर इस नेगेटिव क्यू चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे। एट विच पॉइंट, एट पी पॉइंट। देखो इस पी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ये हमें ई वेक्टर दिख रहा है, ई वन वैक्टर। हम सपोज कर रहे हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह है ई वन, राइट। उसी तरीके से हम सपोज कर रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ को लग रही है, इस डायरेक्शन में, ई टू। हमें पता है प्लस चार्ज रहेगा तो चार्ज से दूर, और अगर माइनस चार्ज रहेगा तो चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, राइट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज वो कितनी हो जाएगी, हमने देखा ई वन निकल रही है, ये जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, जो कि क्या कर रही है, इस डाइपोल के साथ थीटा एंगल पर है, इस डायरेक्शन में ई वन वैक्टर, राइट। तो हम ई वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और साथ में क्यू और अपॉन में क्या होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस आर स्क्वायर लिखा मैंने फॉर्मूले में। यहाँ पर देखो पी पॉइंट की बी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है बीपी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीपी या पीबी का स्क्वायर। और कौन सी डायरेक्शन में, डायरेक्शन लिख देते हैं। ये दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, फ्रॉम बी टू पी, बीपी डायरेक्शन में, इन बीपी डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ से देखो हम E1 का वैल्यू निकल आ रहा है हमारे पास 1/4πε0 के, तो एज इट इज रहेगा क्यू एज इट इज। और बीपी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसके ऊपर और स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी E1 वैक्टर की वैल्यू आ गई 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है। तो प्लस क्यू चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये निकल कर आ गई। अब ऐसे हम और किसकी बात करेंगे, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। अब हम इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए जरा सा, हमने क्या बताया, माइनस क्यू चार्ज के कारण रहेगा तो कहाँ की ओर होगा, चार्ज की ओर रहेगा, है ना, नेगेटिव चार्ज की ओर रहेगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ देखिए E2 वेक्टर मैंने दिखाया इस डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ की ओर, पी से ए की डायरेक्शन में। तो इसको हमने E2 वेक्टर दिखा दिया। E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ए से पी यानी कि ए पी का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी बोली मैंने आपको, डायरेक्शन इन पी ए डायरेक्शन। पी ए क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो चार्ज की ओर होती है हाँ, इन पी ए डायरेक्शन। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए 1/4πε0 के क्यू अपॉन में ए पी का स्क्वायर, और ए पी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए पी और पी भी आपस में इक्वल था, कितना था √ के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पुट कर दीजिए यहाँ पर √ के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर था, रूट से स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से E2 वेक्टर आ गया हमारा 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा E2 आ गया। फर्स्ट इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा आप इक्वेशन 1 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। E1 का वैल्यू है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे ही E2 का वैल्यू है 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें दिख रहा है E1 और E2 दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल, राइट, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट द डायरेक्शंस आर डिफर। देखिए E1 का डायरेक्शन है ये और E2 का डायरेक्शन है ये, मतलब ये दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। तो अगर हम इनका रिजल्टेंट फाइंड, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं E1 और E2 दोनों ही कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इन वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो बी ए है, ये बी ए डाइपोल, बी ए के पैरेलली हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट पी, राइट। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने इस E1 वेक्टर के दो, आपको याद हो हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है अगर वो किसी एंगल पर होती है तो हमें उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस E1 वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, एक तो क्या होगा इसका परपेंडिकुलर और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल वाला। क्या इस E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को देखा, ये दोनों ही कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हमने E1 वेक्टर को और E2 वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए। E1 वेक्टर का रेक्टेंगुलर दो कंपोनेंट्स कौन कौन सा होगा, एक ये होगा क्योंकि ये वाला एंगल कितना, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और ये थीटा कैसे दिखा है हमने बी ए के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ की है पॉइंट फ्रॉम पॉइंट पी जो इस तरीके से जा रही है, राइट। तो इस E1 वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो होगा E1 साइन थीटा और दूसरा होगा E1 कॉस थीटा। उसी को हमने E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा को ही हमने किसके फॉर्म में दिखा दिया, E1 वाई और E2 E1 एक्स। तो E1 वाई क्या होगा, E1 साइन थीटा होगा, और E1 एक्स क्या होगा, ये होगा E1 कॉस थीटा, राइट। अब ऐसे ही हमने क्या किया, ये वाले वेक्टर को देखो, E2 वेक्टर को देखो, E2 वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, राइट। एक क्या होगा E2 वाई कंपोनेंट और दूसरा E2 एक्स कंपोनेंट। E2 एक्स कंपोनेंट जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे E2 कॉस थीटा, और E2 वाई कंपोनेंट जो होगा उसी को हम और क्या बोलेंगे, E2 साइन थीटा।
राइट। तो इस तरीके से हमने इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया है, दोनों वेक्टर्स को, E1 वेक्टर को भी और E2 वेक्टर को भी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो E1 साइन थीटा है ये और E2 साइन थीटा है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट। और E1 और E2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, आपस में इक्वल हैं। जब E1 और E2 आपस में इक्वल हैं तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी आपस में इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो हमें E1 cos थीटा दिख रहा है ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वह हम कैसे फाइंड करेंगे, वह हम E फाइंड करेंगे बाय E1x प्लस E2x से। ये अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगी, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट पॉइंट P वो हमें किससे मिलेगी, E से मिलेगी। और E कैसे मिल रहा है हमको, रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है हमको, इन दोनों से, इन दोनों के एडिशन से, E1x के और E2x के। E1x क्या है, E1x है E1 cos थीटा और E2x क्या है, E2 cos थीटा। तो यहाँ से देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 और E2 की वैल्यू तो आपस में इक्वल थी, है ना। पुट कर दीजिए यहाँ पर, E1 cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और साथ में कौन cos थीटा, सॉरी Q अपॉन R, R यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और साथ में कौन है cos थीटा। ऐसे ही E2 cos थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, E2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और साथ में कौन है cos थीटा। अब यहाँ से और यहाँ से आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपको कॉमन दिख रही हैं, यहाँ से और यहाँ से भी दोनों चीज़ें सेम है, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन टाइम्स दिस मतलब टू टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आई थिंक सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब कॉस थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। ये वाला एंगल हमें दिख रहा है थीटा है और हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको हम ऐसे दे देते हैं, E इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, बाद में हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सुनो, तो इस वाले एंगल के लिए बेस कौन है, A और हाइपोटेन्यूज कौन है, BP, और BP की वैल्यू हमने निकाल के रखी है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये देखिए BP की वैल्यू ये आई थी हमारी अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बेस क्या है A और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। देखिए पुट करने पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और साथ में कौन है 1/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू आपने जैसी रखी ये क्या हो गई A अपॉन में अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब जरा देखिए ये 2Q इंटू 2A, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2 इंटू A, 2A अपॉन में कौन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसको देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, हाफ और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। और ये देखो Q इंटू 2A ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके प्लेस पे हम P पुट कर सकते हैं और इसको एज इट इज लिखा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आ गया P और अपॉन में कौन है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ऐसा हो जाए कि R मच ग्रेटर देन हो जाए A से, क्योंकि हमें पता था कि जो डाइपोल है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 2A ये बहुत छोटी होती है। इसका मतलब 2A इस R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, राइट। तो इस R के कंपैरिजन में इस 2A को या A को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑन निगलेक्टिंग या यूँ कह दें कि R इज मच ग्रेटर देन A, अगर R A से बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे A को निगलेक्ट कर देंगे। ऑन निगलेक्टिंग ए को निगलेक्ट कर दीजिए तो देखिए फिर E क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, P तो एज इट इज रहेगा अपॉन में यहाँ केवल R स्क्वायर बचेगा, उसके ऊपर पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में R की पावर कितनी है 3। तो जब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किस समय, जब वह कहाँ रखा हुआ है, जब कोई डाइपोल से कितनी r डिस्टेंस पर ट्रांसवर्स पोजीशन में या फिर इक्वेटोरियल प्लेन में
या फिर ब्रॉड साइड में जो पॉइंट P है वहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में RQ। आई थिंक इट इज क्लियर। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, राइट।